प्लीज कीजिएगा जरूर। सो आज का हमारा सेशन इसी पे चलेगा। सो जस्ट थोड़ा टू लाइक गेट थिंग इन पर्सपेक्टिव कि इनकॉन्टिनेंस क्या होता है या ब्लैडर कंट्रोल क्या होता है, वो जरूरी क्यों है, सबसे पहली बात। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि जो हमारा पूरा ट्रंक है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड, योर शोल्डर्स, अपर एक्सट्रीमिटीज, पूरा आपका चेस्ट, एब्डोमेन, एवरीथिंग, लोअर बैक, वो सब एक एक बेस के ऊपर इस तरह से रेस्टेड है। हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन वन बेस, जो कि हमारे पेल्विस पे होता है, पेल्विक फ्लोर पे। पेल्विक जो लाइन होती है वो शुरू होती है उस एरिया से जहां पे हम अपनी बेल्ट बांधते हैं, कमर से जस्ट नीचे। अगर आप कमर से नीचे की ओर हाथ लगाएं, रफली आई वुड से लाइक बेली बटन से थोड़ा नीचे इस जगह पे, यहाँ, तो आपको फील होगा यहाँ पे एक हड्डी आपको यहाँ पर फील होती है। ये बेसिकली आपका पेल्विक बोन का आउटर मोस्ट कॉर्नर है। तो इससे इफ यू ड्रॉ सर्कल अलोंग योर इंटायर सर्कमफरेंस ऑफ योर वेस्ट, तो वो आपका पेल्विक फ्लोर होता है। पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो काफी एक्चुअली में छोटे होते हैं। छोटे इन द सेंस कि उनका मसल बल्क बहुत कम होता है, एंड लाइक वो एक पतली लंबी स्ट्रिप होती है मसल्स की। वो जैसे हमारी बाजुओं में है या अगर चेस्ट पर है या लोअर एक्सट्रीमिटीज पर है, इसमें मसल काफी बल्की होते हैं एंड लाइक ओवल शेप में होते हैं इस तरह से, नॉट इन लॉन्ग स्ट्रिप और समथिंग। जो पेल्विक फ्लोर में मसल्स होते हैं वो एक एक लंबे, एक पतले लंबे स्ट्रिप की तरह होते हैं, एंड वो एक के ऊपर एक एक ऐसा रोल सा बना लेते हैं। सो नेचुरली उनमें टाइम के साथ वीकनेस भी हो जाती है। एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स का फंक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफर करता है मेल्स में और फीमेल्स में। दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके, मतलब नॉट इंटायरली डिफरेंट, नॉट इंटायरली ऑपोजिट, बट हाँ, सम प्राइमरी फंक्शंस आर अ बिट डिफरेंट। मेल्स में पेल्विक फ्लोर का मेन जो फंक्शन है, फर्स्ट इज टू प्रोवाइड दी सपोर्ट टू द इंटायर ट्रंक। वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। सेकेंडली, पर्टिकुलरली इन मेल्स, वो उसका जो सबसे बड़ा पर्पस है ये कि अपना जितना भी हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है, लाइक अगर हम चाहे हम यूरिन पास करते हैं या हम स्टूल पास करते हैं, उसके जो दोनों आपके ब्लैडर्स हैं, और ब्लैडर्स को कंट्रोल करने वाले जो स्पिंक्टर्स हैं, स्पिंक्टर्स इज बेसिकली एनी any gland या any duct through which something can be excreted out, चाहे वो स्वेट हो, चाहे वो सलाइवा हो, टीयर ग्लैंड्स हो हमारे बॉडी में, यूरिन पास करने का पूरा मैकेनिज्म हो या स्टूल पास करने का, उन सबको जो एक स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है उसे हम स्फिंक्टर कहते हैं बेसिकली। एक अगर एक बॉटल है तो बॉटल के ऊपर हम ढक्कन लगाते हैं ताकि उससे पानी बाहर ना गिरे। सो यू कैन से कि स्फिंक्टर की तरह से वो ढक्कन का काम करता है, to regulate the flow and also to like start or stop the flow at the time when it is required. अगर वो ना हो तो a person can suffer from constipation, या फिर बहुत ज़्यादा frequently भी जाना पड़ सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। एंड कई बार अगर स्पिंक्टर्स में प्रॉब्लम हो जाए तो जो हमारे लाइक आई सेड जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं टाइम के साथ। दैट इन इट्स when the age is between like 30-40s में आप होते हैं अपने, तब आपका पूरा जो बॉडी के मसल्स हैं दे आर इन देयर प्राइम। आपका मसल बल्क भी अच्छा होता है, मसल टोन भी ऑप्टिमल होती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, एंड वॉलेंटरी मसल्स पे आपका कंट्रोल बेटर होता है। वॉलेंटरी मसल्स बीइंग द मसल ग्रुप जिस पर आप कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंटरी
मसल्स बीइंग जिन पर आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलंटरी मसल्स जैसे कि आपके हाथों के मसल्स, आर्म्स के, नेक, ट्रंक, एवरी मसल जो आपका मूवमेंट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं हाथ को आगे कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूं तो मैं हाथ को वापस ला सकता हूँ। इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं जैसे कि मसल्स ऑफ द हार्ट, कार्डियक मसल्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकता कि हार्ट कब बीट करेगा कब नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से करता है। So pelvic floor muscles and the muscles of the bladder are a mixture of both. वो वॉलंटरी भी होते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो इनवॉलंटरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम दें, अगर आप एक एक लंबे रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको कहीं दिल्ली से अगर आपको सपोज करिए अपना चंडीगढ़ तक जाना है, तो लगभग 3-4 घंटे का 5 घंटे का ड्राइव हो जाता है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। तो लेट्स से कि अगर आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में लगे 5 घंटे और बीच में आप कहीं पे रुके नहीं ब्रेक के लिए, किसी कारण से अगर आप नहीं रुक पाए, तो आपको प्रेशर तो फील होगा, यू विल हैव द अर्ज टू गो टू द टॉयलेट। बट उस पूरे टाइम फ्रेम में, लाइक 5 घंटे में से स्टार्टिंग का 3 घंटा जब तक वो ब्लैडर फिल हो रहा है तब तक वो वॉलेंट्री है, तब तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब वो इतना ज्यादा डिस्टेंड हो जाएगा, इतना ज्यादा उसमें प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि वो अपने आप इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म की तरफ स्विच कर लेता है, एंड देन फिर यू हैव अ प्रॉब्लम ऑन योर हैंड्स। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो हुआ पहला फंक्शन, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनी लाइक एक्सक्रीटरी मैटर। दूसरा होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोअर बैक। अगर आपके मसल्स वीक हैं पेल्विस के, तो जिस बेस के ऊपर आपकी पूरी स्पाइन फॉल कर रही थी वो वीक हो गया, स्पाइन आपकी आगे की ओर कई बार बेंड कर जाती है। तो चलते समय यू माइट नोटिस कई बार लोगों का एक ना हम्प निकल आता है पीछे से, जब वो चलते हैं तो स्पेशली अपर बैक की तरफ एक ना हम्प सा निकल आता है, वो इस तरह से चलते हैं। एंड ऑल्सो इन दी लोअर बैक, उनको लोअर बैक में पेन होता है, कई बार पैरों में वो पेन नीचे की ओर रेडिएट करता है। एंड जो स्पाइन का कर्वेचर है, क्योंकि ऊपर से बेंड हो रहा है तो नीचे लोअर बैक से भी हल्का सा वो बेंड जो अंदर की ओर होना चाहिए था वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है टाइम के साथ। उसका भी हमारे पेल्विस से मतलब काफी अच्छा एक कनेक्शन है। सो दैट हैपेंस। सेकंड थिंग जो जिस पर हम आज मेन फोकस करेंगे, दैट इज इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस इज अ कंडीशन जिसमें आपका जो ब्लैडर के जो वॉलंटरी मसल ग्रुप्स हैं उन पर भी कंट्रोल चला जाता है टाइम के साथ। इट कुड बी ड्यू टू मेनी रीजंस। इन मेल्स इट कुड बी ड्यू टू सडन वेट गेन और सडन वेट लॉस ऑल्सो। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप डायबिटिक हैं या इन एनी अदर मेटाबॉलिक कंडीशन, मेल्स में स्पेशली, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा हाई होता है फीमेल से, या तो आप बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं कभी किसी बीमारी में, या फिर आप किसी बीमारी में बहुत जल्दी वेट लूज भी कर लेते हैं, जैसे कि थायराइड। इफ यू आर हाइपोथायराइड, देन यू आर अ बिट मोर प्रोन टू गेनिंग वेट। बट देन थोड़े दिनों बाद आप नोटिस करेंगे एकदम झटके से वो वेट सारा कम भी हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी होती है ये चीजें। So these fluctuations cause weakness of the pelvic floor also. Like general muscles तो weak हो ही जाते हैं, obviously हाथों के पैरों के सब muscles weak हो जाते हैं. So that includes the pelvic floor also. Then there is spinal cord injury. जो भी पेशेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, समवन हु इज पैरालाइज्ड, या तो एक साइड का स्ट्रोक हुआ है, या फिर कोई लोअर वर्टिब्रे में कहीं पे कोई फ्रैक्चर हुआ, दैट कॉज्ड पैरालिसिस ऑफ लाइक आइदर द एब्डोमेन और द लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता हमारा।
तीसरा जो कि फीमेल्स में थोड़ा लाइक फीमेल्स में मतलब सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इज आफ्टर दे हैव अ चाइल्ड, आफ्टर द प्रेगनेंसी पीरियड, जब बच्चा हो जाता है उसके बाद जो, क्योंकि द पेल्विक फ्लोर जो इंटायर रीजन था इट हैज टू एक्सपैंड ताकि फीमेल कैन गिव बर्थ टू द चाइल्ड। वो कई बार समय के साथ वो जो एरिया होता है आफ्टर डिस्टेंडिंग एंड देन कमिंग बैक, उस पूरे प्रोसीजर में वो इतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है एंड देन वापस उसकी मतलब इलास्टिसिटी इतनी कम हो जाती है कि नेचुरली द फीमेल में लूज हर एबिलिटी टू कंट्रोल द स्फिंक्टर एंड इट्स मूवमेंट्स। ये थोड़ा सा लाइक टेक्निकल टर्म्स में अब जा रहा है, तो आई एम गेसिंग कि इस तरह से सब बोर हो जाएंगे जैसे, तो अभी हम सीधे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ एंड थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ टू गिव अ बैकग्राउंड कि कैसे करते हैं एक्सरसाइज, क्यों करते हैं। आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड टू मेक श्योर कि आपका बैक का कर्वेचर, एक्यूट बैक पेन चलो जो रिसेंटली होता है वो होता ही है, जो बहुत ही लंबे समय से बैक पेन किसी को चलता है वो ठीक करने के लिए एंड हमारा ब्लैडर एंड बाउल का मूवमेंट को भी कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई भी अनवांटेड या अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज किसी भी तरह का ना हो, ना ही यूरिन का ना ही स्टूल का। अब मैं सीधे एक्सरसाइज की ओर बढ़ता हूँ। सो जस्ट है ठीक ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेस जो है लगभग 3 स्टेप्स में करती है। इस पूरे एक्सरसाइज रूटीन को हम कीगल एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कीगल सॉरी वीडियो स्टक हो गया। स्टार्ट ओवर बैक से पहले जो सबसे पहला स्टेप है एक्सरसाइज का, उसके लिए आपका ये भी 10 सेकंड होल्ड करना होता है। सेम ऐसे ही दूसरे पैर से पैर को सीधा करके ऊपर की तरफ उठाएंगे। Why don't you speak clearly instead of mumbling something? And वापस। What do you do? From there, at 6 o'clock in the morning, he came. So, ये तो पहला स्टेप था। This can be done 10 times। या तो आप दोनों घुटनों को बेंड करके 10 टाइम्स करिए, या फिर एक पैर को सीधा करके और दूसरे को बेंड करके 10 टाइम्स फ्रॉम ईच साइड। प्रेफरेबली आप अगर ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एंड ज्यादा अगर नहीं करी है एंड इफ समवन हैज अ हिस्ट्री ऑफ इनकॉन्टिनेंस या फिर समवन हैज अ हिस्ट्री ऑफ पुअर ब्लैडर कंट्रोल, तो उस केस में आई रेकमेंड कि आप दोनों घुटनों को बेंड करके ही कीजिएगा, एक एक पैर से शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि एक पैर से ये वाली एक्सरसाइज करना पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर लोअर बैक। सो अगर किसी को बैक पेन का इशू ऑलरेडी रहता है, चाहे नर्व कंप्रेशन हो या क्रॉनिक बैक पेन हो, वो हम नहीं चाहेंगे कि एग्रेवेट हो जाए इस तरह से। सो ये तो था पहला स्टेप इस एक्सरसाइज में। द सेकेंड स्टेप इज वेरी इजी टू डू एंड उसके लिए आपको लाइक ऐसे लेट करने की जरूरत नहीं है, वो आप बैठे बैठे चेयर पे भी कर सकते हैं। वो एक्चुअल में एक हमारे बॉडी के नेचुरल मूवमेंट का ही एक मॉडिफिकेशन है
एक सर्टेन रिदम में हम चलते हैं एंड उसमें वी डू दैट एक्टिविटी. सो जस्ट मैं एक बार थोड़ा आपको उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न वो समझना वो बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं, चाहे वो यूरिन पास करने का हो, चाहे वो स्टूल पास करने का हो, उनका जो ब्लैडर की जो एम्प्टिंग होती है पूरी, यानी कि अगर ब्लैडर भी डिस्टेंडेड है, उसमें कुछ है, इट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट, तो ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए. इन सर्टेन केसेस वो नहीं हो पाता. जैसे कि मेल्स में द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्प्रॉपर ब्लैडर एम्प्टिंग इज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट. 50 की एज के बाद हर मेल में प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो ही जाता है. इट इज मतलब ऐसा नहीं कि किताब में नहीं लिखा, लेकिन हाँ 9 out of 10 people will end up with an enlarged prostate by the time they are 60, अपने जब वो mid 60s में होते हैं कहीं पे. फीमेल्स में थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म अलग है, since females don't have a prostate. उनमें the improper emptying of bladder is not due to any enlargement, but either due to a history of a urinary tract infection, या फिर जनरली कि उनका स्फिंक्टर टाइम के साथ अपने आप ही एज के साथ में वीक हो जाता है. उनमें इट्स अ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर रादर देन फिजियोलॉजिकल फैक्टर बीइंग कि कोई एक एरिया एनलार्ज हो गया, उनमें ऐसा नहीं होता. सो ये तो रीजन हुआ कि ऐसा क्यों होता है. अब क्या होता है एग्जैक्ट इसमें एक बार वो जस्ट बताने के लिए कि हमारा जो पूरा एरिया, द पेल्विक एरिया थ्रू विच हमारा पूरा ये सिस्टम वर्क करता है, इसके मसल्स का जो कंट्रैक्शन होता है दैट लास्ट्स फॉर अबाउट 2 seconds, 2 to 3 seconds. यानी कि अगर आपको किसी कारण से इफ यू फील कि आपको वॉशरूम जाना है एंड इफ यू हैव टू होल्ड इट, अगर आपको यूरिन या स्टूल कुछ भी अगर आपको 10 से 15 मिनट के लिए आपको वॉलंटरली उसको होल्ड करना पड़े फॉर 3 seconds एंड देन रिलैक्स, देन वो दोबारा कंट्रैक्ट करेगा 3 सेकंड के लिए और फिर रिलैक्स करेगा. वो इनवॉलंटरी होता है. उस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है. सिर्फ हमारा कंट्रोल अप टू सम एक्सटेंट होता है उस टाइम पर इस बात पे कि उसमें से कोई लीकेज ना हो, और वो भी लाइक आई सेड बहुत लिमिटेड समय के लिए हो पाता है, वो ज्यादा देर के लिए नहीं हो पाता. स्पेशली इन दी एल्डर्स वो थोड़ा सा कंट्रोल जो है टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज I would say easy, but कैसे करनी है एंड पर्टिकुलरली किस मसल ग्रुप को टारगेट करना है, दैट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो आप एक बार समझ लीजिए कि कैसे आप इस तरह से चेयर पे बैठे हैं, एकदम सीधे बैठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, एंड यू लुक इन द फ्रंट. यू कैन आइदर क्लोज योर आईज या फिर आप खुले भी रख सकते हैं उस टाइम पे. अभी फिलहाल खुले रखिएगा ताकि देख पाए एंड समझ पाए. आप जब सीधे बैठेंगे ऐसे सामने की ओर देखेंगे, आपका जो बटक्स का रीजन है, बटक्स को आप टाइट करेंगे जैसे तब करते हैं इफ यू हैव टू गो टू द वॉशरूम टू पास द स्टूल. बट अगर आप नहीं जा पा रहे हैं एंड इफ यू हैव टू होल्ड इट, सो लाइक जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन एंड उस तरह से अपने हिप के रीजन को टाइट करके, स्फिंक्टर को टाइट करके हम होल्ड करते हैं फॉर अबाउट 15 seconds. सो सामने की ओर देखते हुए पूरा रीजन को टाइट किया, मन में 15 तक काउंट किया एंड रिलैक्स. जो हमारा स्फिंक्टर का जो मूवमेंट मैंने बताया, कंट्रैक्शन जो 3 seconds में होता है, व्हेन वी वॉलंटरली प्रेस दैट होल रीजन एंड हम उसको होल्ड करते हैं 15 seconds के लिए, सो हम उस मसल को कर रहे हैं एंड ऑल्सो वी आर मेकिंग श्योर कि ब्लैडर 15
सेकंड तक अपनी जगह से ज्यादा हिले डुले, टाइट किया 50। दिस कैन बी डन 10 टाइम्स। सामने की ओर देख के होल्ड करके रिलैक्स, देन होल्ड एंड देन रिलैक्स। दिस कैन बी डन 10 टाइम्स। तो ये हुआ इसके लिए। सेकंड is for the urine. The same can be done for the urine also. अब उसका like I said कि पूरा जो mechanism है in the case of males being a prostate enlargement and in case of females being a neurogenic factor, तो आप कैसे करते हैं और किस मसल को टारगेट करते हैं वो वेरी करता है from person to person, क्योंकि सबकी मसल स्ट्रेंथ अलग अलग है एंड सबका मैं आपको कैसे समझाऊं कि सबका बाथरूम जाने का एक सर्टेन पैटर्न है जो सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा लाइक 2 घंटे बाद में भी 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से ही पैटर्न वेरी करता है। आप जब सीधे बैठेंगे, जैसे आपने हिप के रीजन को टाइट किया, ऐसे ही आगे की तरफ भी थ्रू दी पेल्विक रीजन जिससे आप यूरिन पास करते हैं, सामने की ओर देखते हुए वहां से भी अपने मसल्स को टाइट करेंगे एंड थोड़ा सा अपने एब्डोमेन पे भी जोर देंगे अंदर की तरफ। अभी जैसे पेट बाहर की तरफ है, हल्का सा पेट अंदर की ओर करके एंड देन वी टाइटन द मसल्स। पूरे एब्डोमेन को हम टाइट कर लेते हैं अच्छे से। सीधे बैठते हैं, 15 सेकंड्स होल्ड करते हैं एंड देन वी रिलैक्स। इस पूरे एक्सरसाइज में जब आप अंदर की ओर कंट्रैक्ट करते हैं मसल्स को, तो सांस रोकनी नहीं होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन जब आपने पेट टाइट किया तब भी सांस रोकनी नहीं है, नॉर्मली चलता रहेगा। 15 सेकंड्स होल्ड करेंगे अच्छे से एंड तो 10 टाइम्स आप ये कर सकते हैं। तो ये था लाइक 3 स्टेप्स में कि आपने कीगल एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करना होता है। The main reason being behind this, क्योंकि मतलब apart from that कि elders का like request आया था, ये कि जो मैंने भी नोटिस करा है जब मैं विजिट्स पे कभी घर पे आता हूँ, तो many elders have this history of poor bladder control and कई बार elders को जब अपना घर पे रहते हैं या जब वो बाहर भी जाते हैं, so they might have to use adult diapers also, and especially अगर उनको थोड़ा एक लंबे डिस्टेंस पे जाना है, ज्यादा देर ट्रैवलिंग करनी है, तो कई बार पहनना पड़ जाता है। तो ये तीनों एक्सरसाइजेस, एक तो लेट के घुटने बेंड करके अपने पेल्विस को उठाना, देन चेयर पे बैठ के फर्स्ट यू कंस्ट्रिक्ट द स्फिंक्टर ऑफ पासिंग द स्टूल एंड देन सामने से constrict the sphincter of passing the urine। आप दोनों को टाइट करते हैं। Basically you're training the muscles to not contract very frequently। जो हर 3 सेकंड बाद ऐसे 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 करता है, कंट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है। आप थोड़ा उसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको आदत डाल रहे हैं कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 सेकंड्स और सो वो अपनी जगह से ज्यादा ना हिले। So that is the whole principle behind it। and ये पूरा एक्सरसाइज अगर आप दिन में 2 बार अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका ब्लैडर कंट्रोल कैन इम्प्रूव। एंड इफ समवन हैज अ हिस्ट्री ऑफ लाइक आई सेड chronic back pain due to weakness of the pelvis, तो that can also be treated कि हाँ, अगर आपने ब्रिजिंग जो सबसे पहला स्टेप बताया, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका बैक का कर्वेचर भी सीधा हो जाता है एंड बैक पेन से भी आपको रिलीफ मिल जाता है। सो ये आपके 2 पर्पस सॉल्व कर रही है, एक तो ब्लैडर कंट्रोल अच्छा कर रही है आपका, एंड एक आपका बैक का पेन भी रिलीव कर रही है। सो दैट विल लाइक ये 3 स्टेप्स में एक्सरसाइज थी आज की। एंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। एक हर्निया के बारे में बताना, कोई एनी एक्सरसाइज फॉर हर्निया? जी सर,
हर्निया में सर, हाँ मेरे को अभी याद है, कल ही क्वेश्चन था आपका। जी जी, हाँ, जस्ट रिमेम्बर दैट। हर्निया सर बेसिकली होता क्या है कि आपके जो एब्डोमेन में जितना विसरा है, आपका स्टमक या इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ऐसे लेफ्ट साइड में होती है, पीछे किडनीज, एब्डोमिनल विसरा सर हमारे पूरे पेट से जुड़ा हुआ है एक बहुत ही थिन लाइनिंग के साथ, मतलब थिन मेम्ब्रेन के साथ में, जो कि उसको अपनी जगह पे चिपकाए रखती है, तभी ताकि हार्ट अगर यहाँ है तो वो यहीं रहे, वो खिसक के ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। इंटेस्टाइन्स जहां पर है वो वहीं रहे, स्टमक जहां पर है वो वहीं रहे। हर्निया में व्हाट हैपेंस इज कि जो वो मेम्ब्रेन है जो उसको रोक के रखती है अपनी जगह पे, वो या वो वीक हो जाती है, एंड एट अ सर्टेन टाइम जब उस पर बहुत ज्यादा फोर्स पड़े तो वो रप्चर हो जाती है पूरी, जिसकी वजह से हर्निया हो जाता है। पूरा जो आपका बॉवल था या जो स्टमक का लाइनिंग थी वो अभी यहाँ पर थी, और वो खिसक के यहाँ आ गई, फिर वो यहाँ चली गई, फिर वो ऊपर आ गई, फिर वो नीचे आ गई। ये होता है हर्निया में। तो इसका सर जो एक्सरसाइजेस हैं, सबसे पहली जो मैंने बताया फर्स्ट स्टेप ब्रिजिंग, एक तो वो आप कर सकते हैं लेट के, दोनों घुटने बेंड करके कमर को ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज, आप एक तो ये करिएगा। दूसरा, इस तरह से चेयर पे बैठ के, जब आप इस तरह से सीधे बैठेंगे बिल्कुल, आप चाहें तो आर्मरेस्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, अगर नहीं ले सामने की ओर हाथ रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे। एंड धीरे से अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे एंड नीचे करेंगे, देन दूसरे घुटने को भी नीचे करेंगे। बहुत ही स्लोली करना है और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, बिल्कुल भी पैर को झटका नहीं देना है ऐसे, बहुत धीरे से उठा के नीचे, देन दूसरा पैर नीचे, ऑल्टरनेटिवली दोनों पैरों से 10 टाइम्स, देन 10 टाइम्स ये करने के बाद दोनों घुटने एक साथ। सो उसके लिए आप आर्मरेस्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, यू कैन लीन बैक एंड देन दोनों घुटने एक साथ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और ये भी बहुत स्लोली करने हैं, अपने मोमेंटम का यूज नहीं करना है इस तरह से। अभी आप थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, पीछे रख के थोड़ा स्लोली उठाइए पैर को। जी जी, ये होता है एक्सरसाइज हर्निया के लिए। बाकी तो सर लाइक आई सेड कि प्रिवेंटिव केयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हर्निया अगर आपको लगता है कि आपको पहले हो चुका है, someone might have a history of a hernial operation, या फिर someone might have a history of a weak abdomen, या आपको लगता है कि अभी नहीं हुआ या बाद में कोई होने के चांसेस हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कोई भी हैवी वेट उठाना अवॉइड करिए। अनुराग, can I come in? Sure, sir, please. अनुराग, आपने प्रिवेंटिव एक्सरसाइज बताई for all this. I want to share with you. You may not be a urologist, but still, as a doctor, you can guide us. हाँ जी, The prostate gland is like a walnut behind the bladder. As it increases size, it presses the bladder and you have urine retention. कम हो जाती है। तो उसके बाद फिर आपको कैथेटर वगैरह लगा के वो कर लेना चाहिए। But now what the doctor has given, the only problem I have is a prostate problem. And I was taking Urimax D for it. Now I'm taking Silofast D4. एक और टेंडेंसी है आपने जो, हाँ जी, Silofast D. Now because of taking that tablet, my blood pressure falls automatically. So with the result, उसका सर क्योंकि वो दवाई का सॉल्ट उसमें जो होता है ना, वो सॉल्ट की वजह से कई बार होता है। तो विद द रिजल्ट के जो मैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाता था वो बंद कर दी, और जरूरत ही नहीं है, इसी से हो जाता है। कंट्रोल करनी पड़ेगी तो। राइट सर। तो एक तो यूरिन कंट्रोल नहीं होता, यू हैव टू फ्रीक्वेंटली गो। सेकंड, योर ब्लैडर डजंट गेट एम्प्टी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ब्लैडर के अंदर प्रोस्टेट का सारा इशू यही होता है, एक बार एनलार्ज हो गया तो ब्लैडर, जो कि जब डिस्टेंडेड होके, जब वो फुली डिस्टेंडेड था तब वो था अगर इतना, अब वो रह जाता है इतना। जो इतने और इतने डिस्क्रिपेंसी है, ये इतना परेशान करती है कि इसके लिए जेंट्स में तो स्पेशली रात को कई बार उठ के
like someone has to go to the bathroom like every 3 times or 4 times in the night. I go only once, but मैं उसके साथ दिन में भी ये Silofast D के साथ, because of the retention of the urine in the bladder, which is acidic, I take a Canberry capsule, which is alkaline. So that that neutralizes the urine in the bladder. तो इन्फेक्शन नहीं होता, ताकि इन्फेक्शन ना हो उसमें, क्योंकि वो भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वॉइडिंग होती है यूरिन की कहीं पे एंड वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाता तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं काफी ज्यादा. राइट सर. तो वो एक अवॉइड करना बहुत जरूरी है. कैप्सूल ले लेता हूँ, यूरोफैक्स डी लेता हूँ. आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गो वंस ओनली इन द नाइट. आई हैव अ वेरी गुड स्लीप विद नो मेडिसिन, बहुत आराम से. और मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ. आई डोंट डिस्टर्ब माय वाइफ बिकॉज वो टीवी देखती है. मैं खिड़की खोल के एंड आई हैव वेरी साउंड स्लीप. हैबिट होगी 4:30 बजे उठ जाओ. लेकिन ये किसी ने पूछा कि ये टैबलेट लेना कब बंद होगी, तो डॉक्टर ने कहा कि जब आप बंद कर देंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड वो नारियल की तरह वो स्क्रैप कर देता, फिर निकल जाता. तो आई बेसिकली फील जो आप एक्सरसाइज दिखा रहे थे वो मैं रोज करता हूँ बैक के ऊपर. दैट रियली हेल्प्स मी अदरवाइज आल्सो. बट ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम तो रह गई है. प्रोस्टेट सर, हाँ, वो एक बार एनलार्ज हो गया तो इट इज देयर फॉर लाइफ. वो दोबारा मतलब ठीक नहीं हो सकता. उसमें पीएसए लेवल इज परफेक्टली, सो इट्स नॉट कैंसरस, इट्स परफेक्टली ओके. हाँ, इट्स नॉट कैंसरस. अगेन सर, वो एक्चुअल में लाइक जस्ट एक थिंग मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना हो इसके रिगार्डिंग, स्पेशली इन दी जेंटलमैन हु आर जॉइनिंग अस टुडे, कि हमारा जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है वो 50 के बाद सभी जेंट्स में हो जाता है. बट हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि हर फ्रीक्वेंट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन डज नॉट मीन कि एनलार्ज प्रोस्टेट कैंसरस ही होगा. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों में अभी भी है कि अगर 50 के बाद हमारा प्रोस्टेट एकदम से एनलार्ज कर गया या फिर यूरिन के फ्लो में इफ यू सी एनी डिस्टर्बेंस इन दैट या फिर आपको बार बार जाना पड़ता है, तो लोगों के मन में पहला ख्याल एकदम से यही आता है कि यार ये मेरे को कैसे हो गया एकदम से, कहीं मेरे को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट अगर उन्होंने बोल दिया तो देयर माइट बी अ ट्यूमर इन द प्रोस्टेट. लोगों के मन में छूटते ही पहला ख्याल यही आता है बहुत बार. तो ये जस्ट मैं क्लैरिफाई कर दूं कि enlargement of prostate is very common, it is very natural. वो सभी में होता है, मेल्स में. उसको कभी भी किसी टेंशन में आके या डर में आके ये मत सोचिए कि एनलार्ज हुआ तो उसमें ट्यूमर होगा ही होगा. 99% वो ट्यूमर नहीं होता. 1% अनफॉर्चुनेटली किसी एक आदमी में हो सकता है, नहीं तो वो नहीं होता है. एंड फॉर द फीमेल्स, क्योंकि सिंस फीमेल्स डू नॉट हैव अ प्रोस्टेट, उनका जो ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा इट्स अ बिट वाइडर देन द मेल्स. मेल्स का यूरिनरी ट्रैक्ट लगभग अगर होता है इतना अबाउट 4 इंचेस, फीमेल्स का होता है थोड़ा सा ज्यादा 6 इंचेस, तो स्लाइटली बिगर. लेकिन उनके पेल्विक मसल्स टाइम के साथ वीक हो जाते हैं नेचुरली, क्योंकि फीमेल्स हैव टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड आल्सो. उनका सिस्टम इसलिए अलग है. हमें मेल्स को हमें मतलब we don't have to give birth to a child, that is a gift of God जो सिर्फ फीमेल्स को ही मिला है. So उनका फ्लोर मसल्स वीक इसलिए जल्दी भी होते हैं. एंड जो भी मैंने एक्सरसाइज तीनों बताई, इनको इस एक पैटर्न में करना कि स्टार्ट फ्रॉम द अपर बैक विद द ब्रिजिंग एंड देन गो डाउन फॉर द स्फिंक्टर कंट्रोल. इस तरह से करना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, क्योंकि लाइक आई सेड कि फीमेल्स में इनकॉन्टिनेंस का इशू ज्यादा होता है ड्यू टू पेल्विक फ्लोर. मेल्स में ड्यू टू प्रोस्टेट होता है, लेकिन इट इज नॉट एज सिवियर एज इन फीमेल्स. इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. So, any other questions anyone might have? आप पूछ सकते हैं. Can I ask something? जी, sure sir, please पूछिए. Actually, I don't have right now. I don't have prostate problem or any other problem. मैं
पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ, हो सकता है दैट्स द रीजन। बीपी का मेडिसिन लेता हूँ, थायराइड का मेडिसिन लेता हूँ, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बट मुझे लगता है कि रात को कम से कम 2 बार मुझे जाना ही पड़ता है टॉयलेट। मैंने शुगर भी चेक करवाया, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या ज्यादा पानी पीने से या आई डोंट नो, आप बता सकते हैं? सर ये एक तो डिपेंड करता है कि आप अगर रात को सपोज करिए अगर आप 2 बार भी जाते हैं तो कितनी ड्यूरेशन के बाद जाते हैं, लाइक हर 1 घंटे बाद जाते हैं या बीच में बहुत लंबा गैप होता है? 2.5 3 आवर्स के गैप ऐसे से होता है। गैप में, देन सर पर फिर मिडनाइट में और अर्ली मॉर्निंग ऐसे समझ लीजिए। जी जी ओके। देन सर वो फिर उसका कोई रिलेशन आपके प्रोस्टेट से नहीं है या पुअर ब्लैडर कंट्रोल से नहीं है, वो सिर्फ ये है कि आप अगर आप दिन भर में जो पानी पीते हैं वो तो चलिए एक बात है कि थ्रू स्वेटिंग और थ्रू एनी अदर प्रोसेस वो शरीर से निकल जाता है। सोने से लगभग लाइक बिफोर यू गो टू बेड आप बीच में अगर आप 1-2 घंटे का भी टाइम फ्रेम ले लें, अगर आप 10 बजे भी सोने जाते हैं सपोज करिए, तो अगर आपने 8 साढ़े 8 बजे तक 1 गिलास पानी पिया या 1 गिलास थोड़ा ज्यादा अगर आपने 2 गिलास पानी पिया तो नेचुरली वो रात को आपको उठाएगा ही उठाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप पानी पीना छोड़ दीजिए रात को, ऐसा नहीं कि अगर आप 10 बजे सोने जा रहे हो तो आप 8 बजे पानी पियो ही मत। प्यास लगी है तो पानी पियो, ऑफ कोर्स देयर इज नो नीड टू कीप yourself dehydrated or to keep yourself thirsty, लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रख के कि या तो आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर लें। अगर आप 2 गिलास पीते हैं तो आप 1 गिलास पे आ जाइए, अगर आप 1 गिलास पीते हैं तो 1 गिलास से आप आधे गिलास पे मतलब आ सकते हैं। एंड ये भी कि उसके बाद आप सोने कितने बजे जा रहे हैं। तो देयर इज 2 थिंग्स दैट यू कैन डू, आइदर आप ग्लास अपना वाटर इनटेक जितना लेते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिए, या फिर पानी पीने के बाद जो आप सोने जाते हैं तो आप आधा घंटा या 1 घंटा बाद सो जाइए। दैट इज द ओनली थिंग कैन डू इन दिस केस। एंड दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं कि आप मेडिकेशंस ले रहे हैं फॉर ब्लड प्रेशर, राइट, ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेते हैं, क्योंकि हर प्रिस्क्रिप्शन में हर मेडिसिन का सॉल्ट अलग अलग होता है। बट जनरली एक मॉर्निंग में मैं लेता हूँ टेलमिका एंड एएम, इवनिंग में मैं लेता हूँ इनवर्स 5 या इनवर्स 2.5। अच्छा ओके। 2.5 तो फिर ज्यादा नहीं होती, 2.5 mg का सॉल्ट मतलब इट्स नॉट मच। तो फिर तो ये आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इनटेक पर ही डिपेंड करता है सर, कि आप उसको अपने बॉडी वेट के हिसाब से थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। That is the only way you can help it. डॉक्टर अनुराग, मैं हर्निया के बारे में बात करना चाहता था। प्लीज अगर ये मान लो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बल्ज आउट हो रहा है, तो कहना ये हाथ के साथ प्रेस करना जो है अंदर अंदर तो हो जाता है रेस्ट, कई बार देखा है हाथ से प्रेस करो तो ठीक हो जाता है, और कभी कभी ना भी करो तो रेस्ट करने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाहता हूँ कि वेदर आई कैन ट्राई टू पुश इट इनसाइड और आई शुड जस्ट लीव इट रेस्ट एंड देन इट गो ऑटोमेटिकली। बिल्कुल भी सर पुश नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए आज से ही, क्योंकि आप जो भी आपका जितना भी एब्डोमिनल विसरा जितना है जहां से वो बल्ज आउट किया, जरूरी नहीं है कि व्हेन यू पुश इट बैक इनसाइड अगर आप हाथ से दूर लगा रहे हैं, जैसे अगर ज्यादातर जो विसरा जो बाहर आता है बल्ज आता है वो यहाँ से आता है या इसके नीचे, मतलब ज्यादातर लेफ्ट की तरफ से ज्यादा आता है। हर्निया मेल्स में इज अ बिट मोर कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड देन ऑन द राइट साइड। राइट में होता है लेकिन लेफ्ट में ज्यादा केस देखे जाते हैं। जितना हमारा स्प्लीन है यहाँ पे सबसे जरूरी चीज, स्प्लीन में हमारे जितने भी हीमोग्लोबिन हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो इकट्ठे होकर यहीं पे आके खत्म होते हैं। इससे या इसके नीचे अगर आपने अगर कोई बल्ज निकला या इवन इस साइड भी निकला, आपने उसको पुश किया अंदर की तरफ,
आप उसको एग्जैक्ट उस पोजीशन में कभी पुश नहीं कर सकते जहां वो इनिशियली था। हमेशा वो एक आध इंच आगे पीछे हो जाएगा। एंड गॉड फॉरबिड अगर उसने एक आध इंच का जो वो होता है, मतलब डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर वो 1 इंच आगे हो गया या 1 इंच पीछे हो गया और उसने कहीं पे किसी और बड़े ही लाइक डेलिकेट ऑर्गन को कहीं पे टच कर दिया, कहीं पे उसको हल्का सा उस पे इंजर कर दिया, तो फिर सर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी उससे। तो पुश करना उसको बंद करिए। अब एक चीज कर सकते हैं कि जैसे आपको जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई ना ब्रिजिंग के लिए, जब आप दोनों घुटनों को मोड़ के पेल्विस को ऊपर की ओर उठाते हैं जब, तो व्हेन यू आर टिल्टेड अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो नेचुरली ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा बहुत जो कंटेंट है विसरा का, वो खिसक के नीचे की ओर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। उस तरह से आप नेचुरली उसको भी जगह पर ले आए, वो ज्यादा अच्छा है रादर देन अपना हाथ से उसको धक्का मार मार के कि अंदर वापस अंदर जा वापस अंदर जा। वो मत करिएगा कभी भी। नहीं, ये कभी कभी अगर होता है, जैसे आप जा रहे हो कहीं वॉक पे जा रहे हो, कहीं गाड़ी चला रहे हो, तो अचानक थोड़ा हल्की सी यू फाइंड देयर इज स्मॉल पेन, तो आप गाड़ी चला रहे हो, पेन है, तो हल्का सा यू फील लाइक इसको टच करके आप हल्का, मतलब यू नॉट ट्राइंग टू रियली पुश इट वेरी हार्ड, बट फिर ट्राइंग ठीक टू है, बहुत जस्ट हल्के हाथ प्रेस इट से, बहुत हल्के जस्ट अपना हाथ रखते हैं वहां पे बहुत हल्के हाथ से, तब एक अलग चीज है, लेकिन उसको प्रेस बिल्कुल मत कीजिएगा फिर। ठीक। बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई विसल कंटेंट सर बहुत डेलिकेट होता है और उसमें बहुत सारा ब्लड होता है, दी होल like I would say risk factor in that case is कि मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी, फीमेल्स में भी फेमोरल हर्निया बहुत कॉमन होता है। मतलब इफ समवन हैज अ सिजेरियन सेक्शन, जिनका मतलब बेबी अगर सिजेरियन के थ्रू हुआ है, तो उनमें बहुत कॉमन होता है फेमोरल हर्निया। हमारा पूरा एब्डोमेन की जो ब्लड सप्लाई है वो काफी ज्यादा है, हल्का सा भी एक कट लगता है तो वो बहुत सीवियर ब्लीडिंग कर सकता है इंटरनली, नॉट मतलब दिखेगा नहीं, बट इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। सो इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, थैंक यू जी वेलकम सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस कोई पूछ सकते हैं? Excellent. Very good. Thank you so much. Thank you very much. वेलकम सर। Very informative and good. These exercises आपने सिखा दी। जी, ये आप दिन में 2 बार अच्छे से करेंगे एंड अपने आप लाइक डिफरेंस पता लगता है कि पहले से यूरिन कंट्रोल इम्प्रूव हुआ या नहीं। जी वो सर सुबह उठ के मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ अर्ली मॉर्निंग विदाउट ब्रशिंग माय टीथ, बट शाम को आई टेक वेरी लिटिल वाटर। पानी लिया तो फिर मुझे टॉयलेट जाना होगा तो आई अवॉइड टेकिंग। अवॉइड कर सकते हैं, लाइक आई सेड कि सबके अपने अपने साइकिल्स होते हैं ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड जिसमें आपको जाना पड़ता है, वो सबके अलग अलग होते हैं। सो ये एक्सरसाइज भी एंड लाइक द फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग टू द वॉशरूम वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसलिए एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता है। जिस तरह से मैंने समझाई आपको एक्सरसाइजेस, आप इनको एज इट इज फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो आपके अपने फिजियोलॉजी के ऊपर आ जाता है कि भगवान ने आपका सिस्टम कैसा बनाया है। एब्सोल्युटली जी थैंक यू सो मच। मिसेस भट्टाचार्य जी बैठे हैं बड़ी शांति से, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? माइक म्यूट है मैम का। जी अगर कुछ चाहे तो पूछ सकते हैं मैम। Okay. चलिए, so if there are no further questions, so that will conclude our session for today, and thank you so much for joining in. आप सबसे मिलके सुबह एक्सरसाइज करके थोड़ी बातचीत करके बड़ा मतलब हमारे लिए भी लाइक जैसे आप कहते हैं कि हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं, सर मैं कहता हूँ कि पॉजिटिविटी एक्सचेंज हो जाती है कहीं ना कहीं पे, आपसे हम में आती है, हम में से आप में आती है, एंड दैट एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एक दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए। डॉक्टर साहब आपसे एक चीज शेयर करूंगा जाते जाते। जी जी मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो वो हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे,
तो हम लोगों के जब क्वेश्चन पेपर आते थे उसमें आउट ऑफ 7 क्वेश्चन वी वर गिवन अ चॉइस टू डू एनी 5. अच्छा मेडिकल में जो आता था वो सब करना पड़ते थे. मैंने पूछा ऐसा क्यों? हाँ कहता है कि पास करने के बाद अगर किसी का राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया, बोला ये चॉइस में छोड़ दिया था, तो इस मारे में याद. हाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी उस टाइम पे. सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं. हमने सारे क्वेश्चन करे हैं. हमने हमारा भी 7 क्वेश्चन का पेपर बनता रहा तो हमें चॉइस नहीं मिलती थी उसमें. अगर मिलती भी थी नहीं तो वो चॉइस ऐसी थी कि उसमें दोनों के आंसर सेम ही है. आप चाहे एक अवॉइड कर भी दो, उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देना ही पड़ेगा. we always felt चलिए सर. okay. So, Good morning, Dr. Anurag. Good हेलो morning. मैम, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. Yes, I just wanted to say कि मैं 1-2 दिन से मेरा एक request आ रही थी मन में कि I should maybe put in a suggestion for this kind of a session that you conducted today. And yesterday when Ritu sent me the agenda for the day, I was so surprised. I said अभी तो दिल में विचार ही आया था कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा एक सेशन ले लें, और वो अपने आप ही हो गया. So that was a very beautiful surprise कि हम सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो काम उस पे ऑलरेडी हो रहा होता है. You know, already it's under you know, work in progress हो रहा है उसके ऊपर to prepare for such a. So it was a very nice and a realization that, you know, telepathy कह लो, जो मर्जी कह लो इसको, but you know, we are all connected, like you said, it's mutual. We benefit from each other, and we lift up each other's spirits. So it's yes, very good platform that we connect on every day, a few times a day. सुन के बड़ी खुशी हो रही है. अविनाश बोल रहा हूँ. हाँ सर, आपकी आवाज कौन नहीं पहचानता. आपकी आवाज सुन, आज आपने टेलीपैथी बिल्कुल सही. काफी टाइम से हमारे एल्डर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक के लिए, क्योंकि बहुत से एल्डर्स में ये प्रॉब्लम होता है. मैं भी जब घर पे जाता हूँ विजिट्स के लिए, सो मेनी ऑफ द एल्डर्स से कि सर हम रात को या सुबह अपना जब पूरा डेली रूटीन में डायपर पहन के रखते हैं, एंड कई बार मतलब कुछ उसके यूज्ड टू हो गए हैं टाइम के साथ, बट स्टिल दे से कि सर अगर हम अपने नेचुरल पूरे मैकेनिज्म पे वापस आ पाए और हमें रोज ये डायपर ना पहनना पड़े तो नथिंग लाइक इट. तो दिस सेशन आई होप कि उसमें थोड़ा हेल्प करेगा आपके लिए. एंड दी ओनली थिंग इज कील्स का एक छोटा सा एक ड्रॉबैक होता है, लेकिन मैं जरा से बता दूं कि पेल्विक फ्लोर का ट्रेनिंग नए सिरे से करना, उसको स्ट्रेंथन करना टेक्स टाइम. अगर आपका इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है या ब्लैडर का इशू कुछ है पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, उसको ठीक होने में थोड़ी देर लगती है. इसके थ्रू आप मेडिकेशन ले सकते हैं. इन वेरी सीवियर केसेस कई बार डॉक्टर को सर्जरी भी करनी पड़ती है. खैर वो एक अलग मतलब स्टोरी है, उसका पूरा फंडा थोड़ा अलग है. लेकिन कीगल एक्सरसाइजेस के थ्रू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर ब्लैडर टेक्स टाइम, क्योंकि ब्लैडर का नर्व सप्लाई अच्छा है, बट लाइक आई सेड मसल्स थोड़े पतले और मतलब कम बल्क वाले हैं, तो उनका ट्रेनिंग एंड उनका स्ट्रेंथनिंग थोड़ा देर लगाता है. Got it. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. चलिए. Have a good day. Everyone have a good day and सब अपना घर पे अच्छे से रहिए, सेफ रहिए. अब आपसे कल सुबह हम मिलेंगे 8 बजे. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye.